You have to make me host because I'll have to play repeating. Yeah. Okay. Good morning, everybody. Yeah. One sec. Is the screen visible now? Yes, sir. Yeah, visible. No? One sec. Is it there now? Okay. So, good morning, everybody. So, this session will be in English. I mean, English as well as in Hindi, because मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है, मतलब पहले कभी लोग सोचते नहीं थे
कि ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आता है बिकॉज एवरीवन फेसेस फाइनेंशियल इश्यूज। पैसा जब आपने अपने पास है तभी कोई ध्यान नहीं देता, जब नहीं होता है तभी उसकी कदर होती है। तो ये सेशन आपको ये बताएगा कि आप कैसे करते हैं। इट इज सेड दैट 3 to 5 years चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बच्चा जब 3 से 5 साल का होता है तब से वो सीखना जानता है। तो हमने इसीलिए स्कूल्स में भी स्टार्ट किया कि आप लोगों को पहले से पता चलना चाहिए कि कैसे प्लानिंग करना चाहिए। हमारे यहाँ और जो दूसरी कंट्रीज में यही फर्क होता है। जैसा इवन जापान में जब स्कूल में आते हैं बच्चे पहले पूरे क्लासरूम स्कूल साफ करते हैं। तो मतलब उनको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। जैसे हमारे गुरुकुल बोलते हैं, इन नॉर्मल सेशंस को मैं गुरुकुल बोलता हूँ क्योंकि गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था कि कैसे आप सब काम भी आपको करना चाहिए और आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मतलब सो शशि वेल्थ एंड इंश्योरेंस, it was started in the year 2012 by myself and my team under Mr. Kamlesh Agarwal. He's a senior business associate in the financial issues. We are one of the leading consultants in Mumbai and Navi Mumbai with satisfied clients across India, Dubai, Spain, Canada, and of course now US also. What we do, हम क्या करते हैं, हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। जैसा ऑनलाइन सेशंस ये है, तो हम पहले ऑफलाइन करते थे, हम सब जगह जाके हमको लोगों को अवेयर करते थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन का एक प्लस पॉइंट ये है कि हम अभी अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये जो कंपनी बनी थी किस एम से बनी थी? द एम ऑफ द कंपनी इज टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर every child should have enough funds to manage his education and marriage smoothly. हर बच्चे के पास इतना पैसा मतलब होना चाहिए कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वो अपने एजुकेशन और शादी का खर्चा आराम से निकाल सके। सेकेंड, एवरी वुमन शुड हैव इनफ फंड्स टू मैनेज अ हाउस इन द एब्सेंस ऑफ अ हस्बैंड। अगर जैसे घर में हस्बैंड काम करते, उनको कुछ हो ट्रेजेडी आ गई, तो लेडीज को पैसे का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो अपना घर अच्छी तरह से चला सके। तो इसके लिए हमें गाइड करते हैं। और लास्ट, एवरी रिटायर्ड इंडिविजुअल शुड हैव इनफ फंड्स टू मैनेज हिज डेली एंड मेडिकल नीड्स इंडिपेंडेंटली। हर आदमी जो रिटायर हो रहा है उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो किसी के डिपेंड नहीं होना चाहिए कि मुझे वहां से अगर पैसा मिलेगा तो मैं अपना घर चलाऊंगा। उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये मेरा इसी प्रोग्राम, जैसे मैंने फाइनेंशियल इंश्योरेंस पे, ये मेरा अल्ट्रा टीवी नॉर्थ अमेरिका में प्रोग्राम आया था। ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल था। और ये जो स्कूल्स में मैं करता हूँ, ये स्कूल्स के सर्टिफिकेट्स मुझे दिए गए हैं। ये जो स्टैनफोर्ड ब्रिटिश स्कूल है, इसमें अराउंड 1200 लोग, जैसा फेसबुक और प्लस जूम सेशंस पे थे, ऐसे ये बॉम्बे और अक्रॉस इंडिया के काफी स्कूल्स का है। सो वेलकम टू फाइनेंशियल लिटरेसी सीड्स ऑफ सक्सेस। फर्स्ट सेक्शन इज फॉर स्टूडेंट्स। how to teach your child to start saving at early age। हम बच्चों को एकदम स्टार्टिंग से कैसे सिखा सकते हैं कि वो अपना पैसा बचाए और कैसे मतलब घर के काम भी करे और पैसा भी कमाए। और कहते हैं ना कि बच्चों में एक आदत होती है रुक के मतलब समझने की, लेकिन हम पेरेंट्स क्या होता है, जैसे बच्चा कुछ रोता है, ये चाहिए मुझे, हम उसको तभी का तभी दे देते हैं। तो इज इट ओके ना हार्दिक, आई विल स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई फील सम ऑफ Hardik, is it okay? I'm speaking in Hindi. Okay, because I feel that some audience needs that. तो ये जैसे हम एग्जांपल हम गार्डन में देखते हैं, बच्चा जब स्लाइड्स पे खेलता है तो स्लाइड से जब नीचे उतरने के बाद फिर वो घूम के वापस जब आता है पीछे, तो लाइन में खड़ा रहता है। वो वेट करता है अपना टर्न आने के लिए, वो घाई नहीं करता है। दूसरे बच्चे को मतलब ये देखता है कि दूसरे बच्चे आगे खड़े तो आराम से खड़ा रहता है, मतलब उसको उसमें पेशेंस है। लेकिन हम पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि जो हम उनको ये हैबिट नहीं डालते। तो हमें ये बचपन से हैबिट डालनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं मेरा फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ जहाँ से मुझे ये आइडिया मिला। मैं इटली में था, तो वहाँ मेरे एक फ्रेंड अपना बेटी को लेके आया। तो बेटी ने ऐसी बात बात में बोला मुझे एक साइकिल चाहिए। तो उसके डैडी ने बोला साइकिल अराउंड 500 यूरोस का है, तो 500 यूरोस आपको कमाने पड़ेंगे, तो कैसे कमाओगे? उसने बोला मैं ठीक है, मैं घर का लॉन्ड्रिंग का, घर की साफ सफाई मैं करूंगी, तो आप मुझे वीकली कितना दोगे? तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको वीकली अराउंड $100 पर वीक देता हूँ, और 100
यूरोस, और वैसे आपको 5 वीक्स काम करना पड़ेगा, तो 5 वीक्स के बाद आपको 500 मिलेगा और आप अपना साइकिल ले सकते हैं। तो और बच्चा भी एकदम एग्री हो गया। तो ये हैबिट मैंने उधर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ये सेशन में हम 10 तरीके बताते हैं कैसे। जैसा सबसे पहले तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना चाहिए बच्चों को कि जो बेसिक नीड्स क्या है, बोलता ना, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो ये हमें वांट्स और बोलता ना, आई वांट दिस, आई नीड दिस, हमारी जरूरत क्या है और हमें चाहिए, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। हमें पहले अपनी जरूरत देखनी चाहिए, व्हाट वी वांट, व्हाट वी नीड, एंड देन वी शुड सी व्हाट वी वांट। जैसे बच्चे क्या करते हैं, घर का छोटा मोटा काम करते हैं, वहां आपको बिना, जैसा पॉकेट मनी भी आपको कुछ कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है, वो हैबिट इसके लिए कि आगे जाके लाइफ में आपको कोई इश्यूज ना आए। आपको एक हैबिट हो, मुझे कुछ भी चाहिए तो मेरी मेहनत से मिलेगा मुझे। नहीं तो आगे जाके क्या होता है, जब आदमी ऐसे तो पूरा स्कूल बिल एजुकेशन पूरा फैमिली करती है, लेकिन जब जॉब पे जाता है ना, तो उसको वो हैबिट नहीं होती कि मेहनत करके मैं पैसा कमाऊं। तो ये जो बेस होता है, जो सामने ना 3 इयर्स से 5 इयर्स के बच्चे से स्टार्ट होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, घर में जैसा छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये डिश को पोंछ के रख रहे हैं, सो उनको एक जैसा एक अमाउंट मिलता है। आप एक हफ्ता काम करोगे तो आपको अराउंड 100 रुपए देंगे। तो ये बच्चा वैसे बचाता है। सेकेंड थिंग, बच्चे को अगर जैसा मैंने बताया था, बच्चे को साइकिल कुछ भी चाहिए, तो उसका एक टारगेट होता है, मुझे ये चाहिए। तो उसको ये बताओ कि अगर आपको ये चाहिए, ये इतने का है, तो आपको इतना पैसा के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा इतना टाइम तक। थर्ड है कि जो पैसा उसको मिलता है, उसको बताओ वो कैसे जमा करे, एजुकेशन में, सेविंग्स में, टॉयज के लिए, मतलब अलग अलग अपना एक जैसा बोलते हैं ना कि सेविंग जार होती है। और अगर जैसा थोड़ा बड़ा बच्चा है, इवन बैंक अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, डिपेंड होता है कैसे होता है। फिर एवरी वीक पेरेंट्स को और बच्चों को एक छोटी सी जैसा वीकेंड पे मीटिंग रखनी चाहिए। उसमें आप आपस में डिस्कस करें कि मतलब बच्चे ने कितना पैसा कमाया था ये वीक में, प्लस उसने क्या क्या खर्चा किया। तो वो खर्चे के हिसाब से पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि बेटा अगर इसकी जगह पे आप ये लेते तो आपका इतना पैसा बच जाता। तो बच्चे को कम से कम ये होता है, हाँ ठीक है पापा, नेक्स्ट टाइम मैं इसकी जगह पे ये लूंगा, मेरा पैसे ही बच जाएंगे और सेविंग होएगा। फिर वहां क्या होता है, जैसा बच्चा बोलता है मुझे एक समझ लो एग्जांपल साइकिल का ही मैं बता रहा हूँ, वो चाहिए। लेकिन बच्चे के पास कैसा होता है कि अभी पैसा कम है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसा अभी अगर बच्चा अच्छा सेविंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसा पेरेंट्स लोग उसको थोड़ा सा जैसा बोलते हैं ना, एक बोनस टाइप, जैसे दिवाली में बोनस मिलता है फैमिली में, वैसे बच्चों को भी एक बोनस दिया जाता है। तो उसको भी ये लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा मिला, मैं और पैसे बचाऊंगा, तो मुझे हैबिट होएगा। फिर बाय एवरी वीक जो मीटिंग होती है, उसमें अगर बच्चे ने कोई गलती की है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन में और गुस्सा करने में बहुत फर्क हो जाता है। आप डिस्कस करते हैं कि बेटा ये आपने किया है, तो ये बड़ा गलत था, तो आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। और जैसे इधर बच्चे को एग्जांपल कुछ 1000 रुपए की चीज चाहिए, उसके सिर्फ 500 रुपए, तो उसको क्या 500 रुपए एक एडवांस जैसा बोलता है ना, एक लोन टाइप दे देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं पेरेंट्स, कि ये लो 500 रुपए में आप ले आओ साइकिल, लेकिन ये 500 आपके अगले जो भी ये काम होएगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करके डिडक्ट होएगा। तो बच्चे को इसमें क्या होता है, एक जो बैंक का भी जैसा लोन्स का होता है ईएमआई पे, तो उसका भी एक हैबिट हो जाता है। फिर सेकंड, बच्चों को आप लोग ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कहाँ कहाँ करनी चाहिए। बच्चे को अगर पहले से पता चले कि अगर मैं यहाँ से इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे, मतलब पेरेंट्स इधर इन्वेस्ट करते हैं तो इतना रिटर्न आता है, तो इतना रिटर्न आता है तो किधर यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में काम, तो ये आप उनको बताइए। प्लस अपने जितने भी आपने जो फंड्स ये किए, इन्वेस्ट किया, इमरजेंसी फंड्स हो गया, वेकेशन फंड्स हो गया, इसका डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस, जो भी आपने सेविंग किया है बच्चों को बताओ, देखो हमने ये सेव किया है, और आगे जाके आपको ये एज पे जैसा शादी के लिए तो आपको काम आएगा। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। 11 इयर्स की लॉरेन यूएस की है। इसने क्या किया, जैसे ऐसे सेविंग कर पैसा जमा किया, 400 उसने अपना डॉलर्स जमा किया। और ये जो कैंपर बोलते हैं, कैंपर मतलब क्या होता है, एक गाड़ी होती है जैसा, उसमें छोटा सा घर टाइप होता है। वो अपनी जब वीकेंड में किधर घूमने जाते हैं तो अपनी कार के पीछे लगा लेते हैं और ट्रॉली जैसा लेके चले जाते हैं।
तो इसने क्या किया, जो साथ वाले घर में पुरानी सी कैंपर पड़ी थी, तो उसने वो 400 यूरोस डॉलर्स में उससे खरीद ली उनसे, और खरीद के अंदर से अच्छी तरह से बनाया उसने उसने और फैमिली में अच्छी तरह से बनाया, किचन विचन सब कुछ। और वो लड़की ने क्या किया, वो उसको रेंट पे देती थी फिर। मतलब जैसे किसी के घर में अगर कोई गेस्ट आ गए, ज्यादा लोग हैं, तो वो ले जाते थे और रेंट पे वो यूज करते थे, यूज कर। प्लस बच्चे लोग छोटा अपनी बर्थडे पार्टीज मनाते थे, तो गेट टुगेदर होता था, मतलब ये रेंट पे। तो उसने मतलब अपने जो पैसे बचाए उससे गाड़ी लिया, कैंपर लिया, उसको बना के और कमाने लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब ये बच्चों को बहुत अच्छी आदत डाली है। इसका और डिटेल में हम लोग और भी आगे बताएंगे कि कैसे करते हैं। हाउ स्कूल स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड अर्न। स्कूल के बच्चे कैसे आप सीख सकते हैं और कमा सकते हैं। जैसे छोटा मोटा सा गार्डनिंग कर लो, करो आप, स्वीपिंग फ्लोर, लॉन्ड्री, वॉशिंग वेजिटेबल डिश, ये छोटा छोटा काम आप घर का करोगे तो आपको जैसा पॉकेट मनी टाइप मिलेगी। ये काम, रीजन ये है कि आपको भी एक हैबिट होनी चाहिए लाइफ में। लाइफ में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम ये होता है, और आपको आना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको, जैसे अभी मैं कोविड का ये सिचुएशन दे रहा हूँ कि कितने लोगों को घर में दो दो तीन तीन सर्वेंट्स थे, जब कोविड में कोई नहीं आया तो उनकी हालत खराब हो गई। कितने लोग बीमार हो गए क्योंकि ये सब काम उनको आता ही नहीं था। तो ये सब अगर आप बचपन से सीखोगे तो ये आपके ही काम आने वाला आगे। फिर हाउ कॉलेज स्टूडेंट्स कैन अर्न एंड लर्न। ये कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़े, आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे 10th का बच्चा है, अगर आप सेकंड या थर्ड के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। इसमें क्या, आपको पॉकेट मनी भी मिलेगी और एक हैबिट होएगा कि मेहनत करके पैसा कैसा कमाना उसका। फिर वो वीकेंड पे मॉल्स में जाते हैं। मेरा बेटा भी जाता था वीकेंड्स में, मॉल में जाता था, और वो वहां पे 2 दिन काम करता था और पॉकेट मनी लेके आता। प्लस कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसा अभी एग्जाम्पल, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, सॉरी, तो नवी मुंबई में जैसे कोई टूरिस्ट पॉइंट है, बच्चे क्या करते हैं, वहां जाते हैं, टूरिस्ट पॉइंट पे जाते हैं, उधर जैसे गाइड का काम करते हैं, टूरिस्ट गाइड जैसा। तो लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा था, इसके बारे में ऐसा, तो वो एक पॉकेट मनी हो जाती है। प्लस फ्रीलांस राइटर, मतलब किसी को जैसा रिज्यूम लिखना है या जो भी लिखना है, यार अपने कुछ ये लिखना है, तो वो लिख के देते थे उनको। तो और इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, फिर यूट्यूब के चैनल्स बनाते हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। एचआर का कैसा है, जैसा भी एक मैं पूना का एग्जांपल बताता हूँ। 5 लोगों ने मिलकर एक एचआर कंपनी स्टार्ट की। स्टार्ट कैसे की, जैसे वो वीकेंड में मॉल में घूम रहे थे, तो मॉल में उन्होंने बोर्ड दिखा के वैकेंसी है यहाँ, रिक्वायर्ड 2 पर्सन फॉर हेल्प एज हेल्पर्स। तो उन्होंने काफी जगह पे ऐसे देखा, तो उन्होंने क्या किया, उनको अप्रोच किया, अगर आपको हम लाके दें तो हमारा कमीशन क्या होएगा। तो उस बेस पे उन्होंने एक स्टार्ट किया और एक लिस्ट बनाई, और फिर उन्होंने अपने छोटी सी वेबसाइट बनाई और व्हाट्सएप में सब जगह ये किया कि ऐसे ऐसे वैकेंसी है। वैकेंसी का डिटेल नहीं दिया, सिर्फ ये दिया कि ये काम है, किसी को इंटरेस्ट है, आपको मंथली इतना इतना मिलेगा। तो बच्चों को वो एक हैबिट हो गई कि हाँ ठीक है, और आज उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। यही जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, उन्होंने इसमें जाके, मॉल्स में जाके, फिर कंपनीज में भी एचआर में जाके उन्होंने पूछा कोई वैकेंसी है क्या। फिर वो कॉलेज में जाते थे, कॉलेज में जाके जैसा कॉलेज में ही बच्चों को पूछते थे कोई इंटरेस्टेड है ऐसा करने में, तो वैसे ही उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। अभी हमारा सेकेंड सेशन है, कॉमन सेशन है, ये सबके लिए, बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी है। So welcome to the planet Earth. There's nothing you cannot be or do or have. You are a magnificent creator. ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चेंज योर माइंडसेट टुडे इटसेल्फ। आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो दुनिया आपके लिए बदलेगी। बोलते हैं ना, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट वी थिंक वी बिकम। आप जो सोचोगे वो आप बन जाओगे। योर माइंड मेक्स यू इधर रिच और पुअर। आप पैदा अगर गरीब घर में हुआ तो आपकी गलती नहीं, लेकिन आप जब आपका मतलब रिटायर हो तो आपके पास पैसा नहीं है, ये आपकी गलती है। तो ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप अमीर हो या गरीब हो। everyone has a rich and a poor person inside him. Support the rich person and start growing rich. अपने अंदर 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक अमीर होता है, गरीब होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे अंदर अमीर है उसको सपोर्ट करो, हमारी जो सोच है
उसको अमीर के सपोर्ट में करो, तो आप ऑटोमेटिकली ये करेंगे। तो और आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आप अमीर होगे तो क्या क्या करोगे। कुछ लोग बोलते हैं अरे जब देखेंगे, नहीं, ये सोचो कि अगर आप अभी से सोच भी नहीं पा रहे हो कि आप अमीर होगे तो क्या करोगे, तो आप मतलब अमीर कैसे होगे। पहले देखो, सबसे पहले स्टेप सोचना होता है, सोच से स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट होता है बर्निंग डिजायर। आपके अंदर बोलता है ना, इच्छा शक्ति बोलता है, देयर शुड बी अ बर्निंग डिजायर इनटू इट। तो आप ये बर्निंग डिजायर को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर चाहिए तो लिख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, स्पेसिफाई द अमाउंट यू वांट टू बिकम रिच। आपको अमीर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। आपको क्या लगता है 1 करोड़ 2 करोड़ ये आप एक जगह आपको डिसाइड करना है। सेकेंड, व्हाट आर यू गोइंग टू सैक्रिफाइस इन रिटर्न। अमीर होने के लिए आप क्या क्या बोलता है ना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जैसे आप बोले मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा नींद थोड़ा कम लूंगा, तो ये सब, मैं अपना सोशल मीडिया पे कम रहूंगा, मैं उतना टाइम उस पर दूंगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। सेकेंड, स्पेसिफाई द डेट टिल व्हेन यू वांट टू बिकम रिच। आपको कब तक अमीर होना है, आपको क्या एज पे है कि आपको मतलब मुझे अगले 5 साल में या 10 साल में मुझे अमीर होना है, वो आप डिसाइड करो। सेकेंड, डू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टार्ट। आप उसके लिए प्लानिंग करो। अगर आप को प्लानिंग का हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपने मुकाम तक पहुंचो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो 4 चीजें हमने बताई है, टाइम, मनी, ये सब आपको एक जगह लिख के रखना चाहिए। ये बहुत, जैसे मैंने बताया ना, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लिख के रखिए कहीं पे, ये चारों पॉइंट्स। उसके बाद रोज सुबह और शाम कम से कम एक बार वो पढ़िए। मैंने अपने टैबलेट के, इवन लैपटॉप के स्क्रीन पे ही रखा हुआ है मेरा टारगेट क्या है, मुझे 2022 तक क्या क्या करना है। तो वो सब टारगेट जब आप वहां काम करते हैं, जैसा मैं मेरा टैब ऑन करता हूं तो मुझे सामने नजर आता है, मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूं मुझे सामने नजर आ जाता है। गोस्ट ऑफ फियर्स, कुछ लोग बोलते हैं ना, उनको डर रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ये सिर्फ गोस्ट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या फर्स्ट, व्हाट विच द फर्स्ट गोस्ट, फियर ऑफ पॉवर्टी, दैट आई एम अ पुअर पर्सन। आदमी सोचता है मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, मैं कैसा अमीर बन सकता हूँ। तो पहली बात ये आप दिल से निकाल दीजिए। आपको पता है धीरू भाई अंबानी भी पेट्रोल पंप पे काम करता था, आज आप देखते आज वो कहाँ पर पहुंचा है। सेकंड, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे। आप सोचोगे अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये नहीं, अच्छा नहीं होएगा, ये बराबर नहीं है, ऐसा है वैसा है। आप ये मत सोचो। अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो लोगों को सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप ये उन पे भी ध्यान नहीं दीजिए। फियर ऑफ इल हेल्थ, जैसे बोलते आ रहे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये गलत बात है। ये दैट इज कॉल्ड लेजीनेस एंड लो विल पावर। आप अगर सोचोगे कि नहीं आज तबीयत ठीक नहीं, कल करूंगा, नहीं, ये बहुत गलत है। आपको आज और अभी से ये करना चाहिए। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव फॉर समवन, आपको ऐसा लगता है कि जैसा मैं अभी इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा तो मेरे फैमिली मेंबर या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होता, सबको पता है कि सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फियर ऑफ ओल्ड एज, आई एम टू ओल्ड टू बिकम रिच। आप सोचोगे कि नहीं मैं अभी तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे वो के एक रशियन है, उसने स्टार्ट किया एज 70 से, 78 से उसने स्टार्ट किया बिजनेस करना और एकदम सक्सेसफुल। फियर ऑफ डेथ, अगर कुछ हो गया तो फैमिली को कौन देखेगा। आप सोचोगे अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे तबीयत खराब हो गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा। कुछ नहीं होगा आपको, ये दिमाग से निकाल दीजिए। चेंज योर माइंडसेट, जैसे बोलते हैं ना, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर अर्ज टू सक्सीड। आपकी सोच ये होनी चाहिए, आई विल नॉट क्विट अंटिल आई एम लिविंग द लाइफ आई ड्रीम ऑफ। मैं जब तक अपनी जो सपनों की दुनिया बसा नहीं लेता हूं तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप मी इज मी। आपको रुकाने वाला सिर्फ आप खुद हो और कोई नहीं। सो नाउ वी स्टार्ट द सेशन। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग योर फाइनेंस एक्टिविटीज
to your maximum benefit. It ensures you get regular supply of funds whenever required. Safety on your investments, optimum fund utilization. In short, layman's point of view से बताता हूँ कि आपके पास जो पैसा है वो आप कहाँ लगाओगे तो आपको रिटर्न अच्छा आएगा. उसमें रिस्क भी नहीं होना चाहिए कि अगर जैसा मार्केट में लगा दिया या मार्केट अगर डाउन हो गए तो आपका पैसा डूब जाएगा, वो भी नहीं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको बोलते हैं कि आपने जो टारगेट बनाया वो अचीव कर ले. बोलते हैं ना जिंदगी 4 दिन की है. 4 दिन मीन्स क्या, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. फर्स्ट स्टेज वी लर्न थिंग्स. पहले स्टेज में हम जिंदगी के पहले बोलते हैं ना पहले दिन हम सीखते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं. सेकेंड स्टेज वी अर्न थिंग. सेकेंड स्टेज में हम कमाते हैं. थर्ड स्टेज वी स्पेंड. हम शादी करते हैं, हम जैसा घूमने जाते हैं, घर लेते हैं उस पर. और लास्ट स्टेज है वी एंजॉय, रिटायरमेंट. पर ये स्टेज पे पहुंचने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया या आपने कोई प्लानिंग की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि सर्वे, स्कूल्स का सर्वे क्या बताता है कि जैसे 3% स्टूडेंट्स लीव स्कूल एवरी ईयर. ये एवरेज निकाला गया ऑल ओवर इंडिया के. 3% बच्चे ऐसे जो स्कूल छोड़ देते हैं. उसमें रीजन क्या है? 2% ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज. 2% ये है कि उनके मतलब माँ बाप पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको छोटा मोटा काम करना पड़ता है, इसीलिए स्कूल नहीं जाते. 0.5% वो है कि जो घर में कमाने वाला एक्सपायर हो गया तो वो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, फिर कुछ मांग भी पैसे वैसे मांग रहे हैं. और 0.5% वो होता है जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में. उनको घर में है लेकिन उनको इंटरेस्ट ही नहीं, स्कूल जाना ही नहीं. लेकिन ये सब क्या होता है, ये 3% क्या लॉस टू द नेशन. क्योंकि इसमें से कितने लोग डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, बिजनेसमैन बन सकते थे, और ये सब बन करके वो बन के और लोगों को भी जॉब दे सकते थे. सेकेंड, सर्वे रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज. कंपनीज क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट प्रिफर्स फ्रेशर्स सो अर्ली रिटायरमेंट. आजकल कंपनी वाले मैनेजमेंट क्या सोचती है कि फ्रेशर लोग आएंगे तो वो मतलब क्या होता है, जैसा अभी पहले एक जमाना था कि लोग, जैसा अभी एग्जांपल गोदरेज कंपनी में ज्वाइन किया, वो ये टारगेट बनाता था कि मैं रिटायर भी गोदरेज में होऊंगा. लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा क्योंकि मैनेजमेंट इतना रखता नहीं है. क्योंकि उसको पता है कि जैसा अभी एक बंदा 20 साल से काम कर रहा है इधर मेरी कंपनी में, लेकिन वो थोड़ा 20 साल में थोड़ा सा ये डाउन हो जाता है. वो एकदम चीजों को बोलता है ना, एकदम आराम से लेता है कि मुझे कुछ नहीं हो गया, 20 साल हो गए, ये हो गया. लेकिन मैनेजमेंट प्रिफर करती है फ्रेशर्स. क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स आर मोर नॉलेजेबल, उनको नॉलेज ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपडेटेड लेटेस्ट स्टडी करके आए. वो यंग होते हैं और मोर एफिशिएंट होते हैं. वो काम यंग होते हैं, इसके लिए भागदौड़ भी ज्यादा करते हैं. प्लस न्यू ज्वाइन होते हैं तो लो सैलरी में आते हैं. और लास्ट, ओबीडियंट एंड रेडी टू लर्न. वो नवे कंपनी ज्वाइन करते हैं, इसके लिए ओबीडियंट भी होते हैं और कुछ नया सीखने के लिए रेडी भी रहते हैं. सर्वे रिजल्ट्स ऑफ कॉमन मैन. एक कॉमन मैन का अगर सर्वे निकाला, उसमें 70% लोग ऐसे जिन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सोचते हैं कि हमने प्लानिंग ये की, लेकिन वो प्लानिंग बराबर नहीं है ना. उन्होंने आगे के बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के लिए पैसा जमा किया है कुछ लोगों ने बच्चों की शादी के लिए भी पैसा नहीं रखा है. कुछ लोगों ने जैसा होम लोन लिया है, उसके लिए भी मतलब फंड्स ने रेडी रखे. और तो रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लोग रिटायरमेंट के लिए करते ही नहीं. जैसे बोलते हैं ना कि वेकेशन, आप जो वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? तो आप ये देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास पैसा है. सेकंड ये है कि आपके पास छुट्टी होनी चाहिए. तो जो पैसा है, क्योंकि आपको पता है जब आप वेकेशन में जिधर घूमने जा रहे हैं वहां आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको अभी से पैसा जमा करके वहां लेके जाना पड़ेगा. तो लाइफ का सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि व्हाट यू कॉल दैट वेकेशन, लाइफ का सबसे बड़ा वेकेशन है रिटायरमेंट. द बिगेस्ट वेकेशन ऑफ योर लाइफ इज रिटायरमेंट. क्योंकि बोलता है ना, आपको बैंक लोन देगा एजुकेशन और मैरिज के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए लोन मिलेगा. लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपको कोई लोन देता नहीं है. तो आपको पहले से ही, रिटायर होने के पहले से आपको इतना पैसा रखना चाहिए कि आगे जाके आपको काम आए. क्योंकि सर्वे रिजल्ट क्या बता रहा है ये देखिए कि 54% लोग जो रिटायर होने के बाद में भी दूसरे पे डिपेंडेंट. जैसे मेरा बेटा मुझे खाने को देगा तो मैं खाऊंगा, अगर बहू खाने को देगी तो मैं खाऊंगा, मतलब एक्स वाई जो भी दूसरे पे डिपेंड है.
36% लोग ऐसे हैं कि जो मतलब मेडिकल हेल्प नहीं मिला और वो एक्सपायर हो गया। 5% लोग ऐसे हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद में भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए। 4% लोग ऐसे हैं जो जैसा उन्होंने कुछ दुकान ली या कोई गाड़ी रेंट पे दी, थोड़ा बहुत पैसा आता है। और ओनली 1% लोग, इंडिया में 1% लोग, अगर जैसा एग्जांपल 140 करोड़ बोले हैं तो उसमें से सिर्फ देखने जाएगा तो 1.4 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा एग्जैक्ट प्लानिंग किया और वो एंजॉय कर रहे, किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्री आप देखो, टूरिस्ट प्लेस में जाओ ना, तो फॉरेनर्स लोग जो एजेड लोग हैं वो काफी घूमते फिरते आपको दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लानिंग की है और रिटायरमेंट के बाद वो एंजॉय करते लाइफ को। तो जैसे आपको कब से स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करना या पैसा बचाना, मैं आप जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं, स्टूडेंट्स के हिसाब से बताता हूँ। फुल ईयर अगर आपने पढ़ाई की तो यू विल बी गेटिंग डिस्टिंक्शन। हाफ ईयर यू स्टडी, यू द रिजल्ट विल बी फर्स्ट क्लास। 3 months सेकंड क्लास, 1 week ऑफ कोर्स नो क्लास यू कैन से। सो सेम थिंग, एडल्ट लोग जो बड़े होते हैं, अगर जैसा उन्होंने अपने बच्चे के लिए सेविंग की, 0 एज से 25 एज के अंदर आपने सेविंग स्टार्ट की तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जो आपका मैच्योरिटी या जो भी आपको मिलेगा बाद में वो अच्छा आएगा। 26 एज से 35 एज के अंदर किया तो फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा। 36 से 50 ईयर्स के अंदर किया तो सेकंड क्लास। 50 के अबाव गारंटी नहीं है। और द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज टुडे। सबसे बेस्ट टाइम, जो पूछता है ना कब से इन्वेस्ट करना चाहिए, आज से इन्वेस्ट कीजिए। अभी लोग बोलते हैं कि वन सेकंड, आई विल हैव सम वाटर। लोग बोलते हैं कि द रिच आर गेटिंग रिचर। बोलता है अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है और मिडिल क्लास गरीब हो रहा है। क्यों? बिकॉज दे ट्रीट द इन्वेस्टमेंट लाइक द चाइल्ड एंड लेट इट ग्रो। वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बच्चों की तरह पालते हैं। जैसे आप बच्चा पैदा हुआ, आप देखते हैं कि आप बच्चा 25 साल तक पढ़ेगा लिखेगा तो फिर जाके काम करेगा, तो आप 25 साल वेट करते हो। अमीर आदमी भी ऐसे ही करते हैं। कितने लोगों, मेरे जो क्लाइंट्स है वो ऐसा है कि जैसा बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे पे जो हर महीना खर्चा आता है उतना वो इन्वेस्ट भी करते दूसरी जगह पे। तो जैसे अगर 2 बच्चे हैं तो एक इसको तीसरा को, जो अपना इन्वेस्टमेंट को तीसरा बच्चा जैसा समझते हैं। उनको पता है 25 साल के बाद भले मेरे ये 2 बच्चे ना दिखे, लेकिन जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा वो मेरा मेरा पूरा ध्यान रखेगा। सो ये डिफरेंस है। तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एजुकेशन में। वो आगे तो पढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि एज, आज भी मैं 50 हूँ लेकिन मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं भी आज का नॉलेज गेन करता हूँ। तो ये नॉलेज एजुकेशन में ही करते हैं। प्लस प्रॉपर्टीज, जैसे वो घर ले लिया या दुकान ले ली, उसको रेंट पे देते हैं। रेंट जो आता है वो रेंट फिर जमा करते हैं। और जैसे अभी वॉरेन बुफे का, जैसा उसने एक मशीन लगाई एक इसमें एक होटल में, तो उससे जो पैसा आया तो उसने वही जमा करके और एक मशीन लगाई। ऐसे कर करके उसने काफी सारी मशीन लगाई और आज ये मतलब उसका बिजनेस तो अभी काफी कुछ है। तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। तो ये उनका थिंकिंग यही होता है कि जो मैं पैसा हमारा कैसा होता है, एग्जाम्पल आपने वो चीज से 50,000 कमाया तो आप क्या बोलते हैं कि ठीक है 40,000 मैं खर्चा कर दूंगा, 10,000 रखता हूँ। नहीं तो कुछ लोग तो वो भी नहीं रखते। तो ये डिफरेंस है अमीरों में और मिडिल क्लास में। तो वो क्या करते हैं, लेट द सेविंग्स ग्रो। जो पैसा अगर रख दिया, जैसा बचा रहे हैं तो उसको बचाते रहते हैं। नहीं तो नॉर्मल क्या होता है, मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, अरे 4-5 साल हो गया, चलो अभी निकाल लेता हूँ। तो या बैंक में रखता है, तो बैंक में वो ये होता है कि चलो अरे नया मोबाइल आया ले लेता हूँ। प्लस अमीर आदमी जैसा इन्वेस्ट कर सेव करता है, प्लस वो बजट बनाता है। वो हर चीज का उसका बजट होता है कि मतलब कुछ भी मुझे चाहिए तो बजट बनाता है। मिडिल क्लास गेटिंग पुअर बिकॉज दे थिंक दे आर रिच एंड गो फॉर। मिडिल क्लास आदमी का या जैसे बोलते हैं मिडिल क्लास लोगों का खाली एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि हम अमीर है। ये मेंटालिटी से वो क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेके जितना मर्जी स्वाइप करो, आराम से या मिलने वाला है, पैसा तो बाद में भरना है। फिर वो ब्रांडेड चीज लेते हैं, वो दिखावे की दुनिया में रहते हैं। आपने कभी देखा है या मुकेश अंबानी को या टाटा को एकदम हाई फाई कोई ब्रांडेड चीज डाल के दिखा रहे हैं? नहीं। आप किसी को भी देखो, बिल गेट्स को भी देखो, वो कपड़े एकदम सिंपल पहनते हैं, वो दिखावा नहीं करते। मिडिल क्लास ये दिखावे के चक्कर में रहता है कि उस ब्रांडेड ब्रांडेड लूंगा
फिर उसके चक्कर में वो जो लोन पे लोन उठाता है, फिर जैसा एकदम मोबाइल भी जैसा सामने वाले इतना लिया मैं भी इतना महंगा लूंगा, वो भी करता है। प्लस वो जैसा वीकेंड में किधर घूमने जाता है, वहां सेल लगा होता है, तो सेल में से उठा लेता है, अरे पता नहीं आगे मिले ना मिले। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जरूरत है क्या, वो देखना चाहिए। सेविंग टिप्स, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि बातें, जैसे कॉस्टली मोबाइल, सबसे जैसा मैंने बताया नीड्स एंड वांट्स में फर्क होता है। हमारी जरूरत क्या है और हमें चाहिए क्या। जरूरत जैसा एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल पे हमें आप क्या क्या यूज करना है, मोबाइल का यूज क्या है, हमें वो देखना चाहिए। तो लोग वो नहीं देखते, लोग देखते कि सामने वाले ने 15,000 का लिया तो मैं 20 का लूंगा, 20 का लिया तो मैं 25 का लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल आपकी जरूरत होता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ये सिर्फ 10,000 का, क्योंकि इसे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और मतलब जो भी जैसा रिक्वायरमेंट, अभी ये टैब है, ये समझ लो ये 25,000, ये मुझे जो जरूरत है, इसकी जरूरत है, क्योंकि मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं ये टैब लेके जाता हूँ, मुझे लैपटॉप उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीज में इन्वेस्ट करो जो आपको जरूरत है और वो आगे जाके आपके काम आए। सेकेंड टिप है कैश एंड कार्ड। आप जैसा नॉर्मल क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका पास बैंक का आता है, आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं तो आप सीधा दे देते हो, आपको फील नहीं होता है। लेकिन अगर उसी की जगह पे आप कैश निकाल के किसी को दो, 20,000 एग्जाम्पल कोई भी मोबाइल का, तो जब आप 20,000 रुपए गिन के देते हो ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी उसको उनको देना नहीं पसंद है, और खास करके पैसा। तो उसमें क्या होता है, आपकी सोच भी बदल जाती है। आप कैश जब भी बोलते हैं ना, जैसा अभी आपने, मैंने एग्जाम्पल, आज मैंने एक मॉल में गया, मुझे कोई चीज पसंद आई, कार्ड है, कार्ड तो दूंगा, 1 सेकंड में स्वाइप करके ले आऊंगा। लेकिन अगर मैं सोचूं उसको मैं कैश में दूं, तो कैश में देने से क्या होगा, एक तो मुझे एटीएम में जाना पड़ेगा। तो एटीएम में जाना है तो मुझे थोड़ा आलस आएगा, यार छोड़ो यार, एटीएम में कौन जाएगा, उधर लाइन होगी, गया तो भी उधर भीड़ देख के मैं वापस आ जाऊंगा। वो भी हो गया। तो कैश निकालने के बाद भी मैं सोचूंगा, अरे यार इतना पैसा देना है। तो एक हैबिट डालिए आप भी कि कोई भी चीज लो कैश से लो। सेकंड, लोग वीकेंड्स पे, एवरी वीकेंड पे शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल मतलब घूमने जाते हैं। चलो ऐसे घूमने आते थे, घूमने के चक्कर में क्या होता है, घूम घूम के कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, और प्लस फिर क्या, जैसे थक जाते हैं तो बोलते हैं चलो यार अभी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाएंगे, घर पे जाके खाना बनाने का ये नहीं है। तो अगर आप जो ऐसे वीकली जाते हो तो आप उसको 15 दिन कीजिए, 15 दिन में जाते हो तो उसको महीना कीजिए, महीना करते हो तो 2 महीना कीजिए। तो आप जैसे जितना कम करोगे उतना आप पैसा बचाओगे। फिर जैसे कॉस्टली कार, आपको कार चाहिए, ठीक है, चलो आपको आना जाना ऑफिस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं होता, लेकिन आपको जरूरत क्या है, कितने टाइप, मतलब आपको जो कार में क्या क्या जरूरत है बेसिक, वो आपकी पूरी होती है। अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी में पूरी होती है तो 10 लाख की ही लो। आपको 25-30 लाख में जाने की जरूरत नहीं कि वो बाजू नेबर ने ये लिया है तो आई विल ऑल्सो गो फॉर 25 लाख, वो नहीं, लोन उठा के जाने की जरूरत नहीं। और ये सब बच्चों को भी, और ये सबको ये 20 सेकंड फॉर्मूला है। आप कोई भी चीज लेते हो, कोई भी चीज, जैसा एग्जांपल मैं मॉल में गया, मैं ये लेना चाहता हूं, तो मैं उसको लेके हाथ में 20 सेकंड पकड़ के रखता हूं कि, और मैं सोचता हूं 20 सेकंड हाथ में लेने के बाद मैं अपने आप से बात करता हूं, क्या मुझे उसकी जरूरत है, क्या इससे इंपॉर्टेंट और कुछ है क्या। एग्जाम्पल मैंने 20,000 का लिया, मैं ये सोचता हूँ कि 20,000 में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कर सकता हूँ। तो वो जब आप अपने आप से बात करते हो ना, अपने अपने को झूठ नहीं बोल सकते। तो ये इसमें क्या होता है, काफी ऐसा होता है कि अनवांटेड चीज हम नहीं लेते हैं। सॉरी। फिर जैसा वेकेशन, सामने वाले ने सोशल मीडिया पे फोटो डाली है दुबई की, दुबई घूमने गए थे, तो हम भी दुबई जाएंगे। भले सामने वाले की जो एनुअल पैकेज है 30 लाख का है, आपका पैकेज 10 लाख का है, आप वो कंपेयर नहीं करते हो। लोग गया, वो गया तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी सोशल मीडिया पे डालूंगा। देखिए कल को आपकी फैमिली को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो सामने वाला भी कोई नहीं आएगा। तो ये आपको ही सोचना है। सीड्स ऑफ सक्सेस स्टेप बाय स्टेप, ये जो 8 स्टेप्स है, ये सबको ध्यान देना चाहिए कि पैसा सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा है तो सबसे नंबर वन चीज है, आपको इंश्योरेंस होना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। नंबर वन आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है,
एक 10-20 हज़ार रुपये आप एक इमरजेंसी में एक अकाउंट में रख देते, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है तो आप वो पैसा यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका जो भी लोन्स है, छोटा मोटा गाड़ी वीड़ी का, तो आप वो लोन क्लियर कीजिए। फिर आपका जो 1 ईयर बैकअप फंड्स, हम जैसे लोग, मेरे क्लाइंट्स हैं, वो आप मुझे कोविड सिचुएशन में थैंक यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बताया ना कि कितने लोगों की जॉब चली गई, तो उनके पास 1 ईयर बैकअप फंड है कि मतलब जॉब नहीं या 50% सैलरी हो गई, तो उनके पास पैसा है कि घर चला सकते। ये हमने स्टार्ट किया था एक्चुअली, तो कोविड तो अभी आया, हमने तो पहले से स्टार्ट किया था कि अगर जैसा किसी की जॉब नॉर्मल सिचुएशन में भी जाती है, तो दूसरा जॉब आने तक उसके पास अराउंड 1 साल का टाइम है। 1 सेकंड, सॉरी। तो ये 1 ईयर बैकअप फंड्स, मेरे क्लाइंट्स मुझे फोन करके थैंक यू बोलते, सर आपने हमारा बैकअप फंड बना के रखा था, तो आज हमें कोविड में काम आया। फिर एजुकेशन फंड्स, फ्यूचर के जो एजुकेशन है बच्चों के, उसके लिए एक फंड आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद है रिटायरमेंट फंड्स। जैसे रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसा, जैसे पहले बोलते थे ना कि मैं 60 एज में या 58 में रिटायर हो जाऊंगा, फिर मेरा बेटा काम करेगा, मैं उसके ऊपर डिपेंड होऊंगा। अभी वो टाइम नहीं है। अभी टाइम ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड हो जाओ। क्योंकि क्या होता है कि जैसा अभी आप रिटायर हो गए, आपका बेटा जॉब कर रहा है, लेकिन बेटे का भी कैसा होता है, उसने बच्चों की फ्यूचर के लिए थोड़ा सेविंग करता है, घर लोन पे लिया है उसके लिए सेविंग करता है, प्लस अपने रिटायरमेंट के लिए भी वो सेव करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कभी की मतलब सबकी बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरल थोड़े से एक बात कर रहा हूँ। तो वो मेंटालिटी तो हमें प्लानिंग जो करनी चाहिए ऐसे होना चाहिए कि रिटायरमेंट हम 60 पे हो, 85 ईयर्स तक हम जिंदा है, तो 25 साल के लिए हमें जो फंड्स है अभी से प्लानिंग करनी चाहिए कि 25 साल हम किसी पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। एक्चुअली मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस थे, वो भेजना भूल गया। मैं नॉर्मली मैं सेशन के पहले भेजता हूँ, तो वो आप देखोगे कि जो लोगों ने रिटायरमेंट प्लान्स नहीं किया था, प्लानिंग नहीं किया था, उनकी हालत क्या हो गई है। मैं वैसे भी सेशन के बाद भेजूंगा, हार्दिक सर के पास भेजूंगा, वो आपको शेयर कर लेंगे। फिर हाउसिंग लोन, और हाउसिंग लोन के लिए भी आपको जैसा पैसा चाहिए, ये जो हाउसिंग लोन है फिर आप उसका पैसा क्लियर कीजिए। और चैरिटी तो चलो, जैसा अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो आप चैरिटी भी कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया फाइनेंशियल। अभी मैं कुछ इंश्योरेंस का एक थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसा LIC, एग्जांपल LIC पकड़ लेते हैं, उसका रिटर्न्स बहुत कम आता है। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, जैसा उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर उन्होंने 10 साल 15 साल क्लेम नहीं किया, तो क्या वो हेल्थ वाली कंपनी उनको रिटर्न देती है? कुछ नहीं देती। फिर उसके बाद है उनकी कार लोन्स या हाउसिंग लोन, वो आपने भले 15 साल 20 साल क्लेम नहीं किया कुछ भी, तो आपको पैसा कुछ नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल एक LIC का ले लेते हैं, लोग बोलते हैं कि 6.5% रिटर्न मिलता है। जैसा मैं 100 रुपये प्रीमियम भरूंगा तो उसमें मुझे सिर्फ 6.5 रुपये मिलता है एवरेज। तो मैं उनको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 100 रुपये अगर आप जो प्रीमियम भरते हो एग्जाम्पल, उसमें 4.5 रुपये आपका GST में चले जाता है। 30 रुपीज आपका जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस उसका मिलता है, और बाकी बचा 65 रुपीज। 65 में 6.5 आपको मिलता है, मतलब 10% रिटर्न हो गया आपको। प्लस एक इंश्योरेंस निकालने से आपको एक इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, रिस्क कवर आपको मिलता है, 10% रिटर्न मिलता है, प्लस आप GST भर के गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। एक परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% लोगों को पता नहीं ये क्या है। मैं चैट बॉक्स में पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है? यस और नो खाली लिख दीजिए। आप सब लोग लिख दीजिए, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करते, जैसे बोलते हैं कि मैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकाल लेता हूँ और मैं जो कुछ पैसा मार्केट में लगा देता हूँ,
20 साल के लिए। 20 साल में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ तो मिलेगा इंश्योरेंस का। अगर कुछ नहीं हुआ तो म्यूचुअल फंड से मुझे रिटर्न्स तो अच्छा आएगा। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ कंपनीज होती है, कंपनीज आपको म्यूचुअल फंड भी देती है और हाउसिंग लोन भी देती है। अगर मैं एग्जांपल आपको पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है और कोई आपको बोले मैं आपको 12 से 18% रिटर्न देता हूँ, और दूसरा बोले मैं आपको 8% देता हूँ, आप किसको दोगे? ये जरा चैट बॉक्स पे प्लीज एक बार लिख दीजिए। आप किसको दोगे? 12% वाले को दोगे कि 8% वाले को दोगे? 12%, 18%। जब बैंक वाला बोलता है हम आपको म्यूचुअल फंड से 12 से 18% रिटर्न देते हैं, और वो वही बैंक वाला 8% होम लोन भी देता है, जब उसको 12 to 18% में रिटर्न आ रहा है तो 8% पे क्यों देगा? क्योंकि उसको ही पता है कि गारंटी नहीं है जो 12 to 18% की है। 8% की मुझे इधर गारंटी है कि कम से कम ये पैसा तो मुझे आएगा ही। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी लोग बोलते हैं कि मैंने टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले लिया और म्यूचुअल फंड में लगा दिया, लेकिन अगर जैसे 10 साल में अगर कुछ ट्रेजेडी हुई और आप काम नहीं कर सकते आगे जाके, वो टाइम पे क्या होगा? आपको टर्म इंश्योरेंस में कुछ पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आप जिंदा हो। आपका जो 1 करोड़ का जो था वो प्रीमियम भरना ही पड़ेगा। सेकंड, म्यूचुअल फंड में भी कुछ रिटर्न्स इतना नहीं मिलेगा तब तक। और इन उसकी जगह पे अगर आप नॉर्मल दूसरी पॉलिसी लेते हो, तो जैसे एग्जांपल 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, तो आपको क्या होता है, वो जैसा आपने कुछ ट्रेजेडी आ गई तो आपका प्रीमियम बंद हो जाता है। वो 1 करोड़ रुपया 10 साल में डिवाइड हो जाता है, मतलब साल का 10 लाख रुपया आपको मिलेगा। प्रीमियम आपका बंद हो गया, आपको 10 लाख रुपए साल का, मतलब अराउंड 84,000 रुपीज पर मंथ मिलने स्टार्ट हो जाएगा 10 साल के लिए। और 10 साल के बाद जब आपकी मैच्योरिटी आएगी, मतलब आपकी जो इंश्योरेंस का मैच्योरिटी आएगी, 1.5 करोड़, 1.6 करोड़, वो भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है इंश्योरेंस केस में भी। जैसे फिर ये आपके बच्चों का जो बोलता है ना भविष्य है, आपके छोटा सा भी एक इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई बोलता है मैं इतना नहीं कर सकता। मेरे पास क्लाइंट्स है जो मतलब साल का 20,000 रुपया भरते हैं, और ऐसे हैं जो साल का 12 लाख रुपए भी भरते हैं। तो इसमें ये नहीं होता है कि पैसा कम इन्वेस्ट करो या ज्यादा इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसे जितना हो सक छोटा इन्वेस्टमेंट भी आपके बोलता है ना, आज आपका छोटा इन्वेस्टमेंट आपकी बच्चे की लाइफ में एकदम बोलता है ना फ्यूचर के लिए काम आएगा। फिर आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी बेटा या बेटी की शादी में काम आएगा। फिर आपका जैसा इन्वेस्टमेंट जैसा बताया ना कि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद, जैसा ये ऊपर देखते हैं, ये लोग दूसरे पे डिपेंड है, तो इनको मतलब ये खुश नहीं है क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड है। सामने वाला अगर हेल्प करेगा तो ये, और ये लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग की थी वो लाइफ एकदम एंजॉय कर रहे हैं। बोलता है ना, द हैवीएस्ट बर्डन वन कैन कैरी टू दिस ओल्ड एज इज एम्प्टी पॉकेट। आप जब रिटायर होते हो, आपके बोलते हैं ना सबसे बड़ा बोझ क्या है? आप रिटायर हो गए लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है। तो अब आप पैसा, जैसे बोलते हैं, हम उनको समझाते हैं कि अगर आप 4 रोटी अभी खा रहे हो तो आप 4 4 खाते रहोगे, लेकिन आगे को कोई नहीं है। लेकिन 4 की जगह पे आप अभी ये 3 रोटी खाओ और अपनी 1 रोटी जमा करो, तो जब आप रिटायर हो गए तो आपकी 1 रोटी भी 4 बन जाएगी वो टाइम पे। और रिटायरमेंट के बाद आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर योर फैमिली ड्रीम कैन बी शैटर्ड अनप्लान्ड फाइनेंशियल गोल। आपने कोई प्लानिंग करके ये फाइनेंशियल गोल नहीं बनाया, तो आपके बच्चों की जो प्लानिंग होगी, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब टूट जाएगी। तो हम जैसे बोलते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि एजुकेशन के लिए फंड कैसे बनाए, शादी के लिए कैसे बनाए, रिटायरमेंट के लिए कैसे बनाए, और टैक्स सेविंग बेनिफिट्स के लिए कैसे बनाए। सो दैट्स इट। थैंक यू। वी डोंट डू बिजनेस, वी बिल्ड रिलेशनशिप। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो जो भी है आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि सेशन के बाद आपको ऐसा लगा मुझे ये पूछना था, क्योंकि ये सब मैंने तो आपको बेसिक बताया, बहुत डीप है, लेकिन आप लोग के हिसाब से मैंने एकदम बेसिक में बताया, सिंपल इसमें बताया है। फिर भी अगर आपको कोई इसमें बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं मैं LIC का देता हूँ, क्योंकि LIC का प्रेफर करते हैं कि गारंटीड रिजल्ट है। देखो, मैंने जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि जिसमें गारंटीड रिजल्ट हो। मेरे जैसा मुझे तो काफी लोगों ने अप्रोच किया, जैसे मैंने बताया, ये मेरा एम क्या था, ये स्टार्ट करना, लोगों की हेल्प करना। जैसे LIC की ट्रेनिंग, जैसे मैंने सबकी ट्रेनिंग अटेंड की पहले, ज्वाइन करने के पहले। LIC की ट्रेनिंग में एक फर्क है कि LIC आपको बोलती है कि जैसे क्लाइंट को मैच्योरिटी में 10 लाख मिलने वाला है, तो उसको 10 ही बोलो, उसको 10.5 भी नहीं बोलो। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या बोलती है कि आप उसको 10 मिलने वाला, उसको 20 बोलो। 20 बोलने, तो मैंने बोला ऐसे कैसे? बोलता सर 20 साल 25 साल के बाद आपको कौन याद रखेगा? तो उनकी ट्रेनिंग में मैंने ये देखा। प्लस जैसा मैच्योर क्लेम आता है, कल को किसी को जैसा कुछ क्लेम आया, तो LIC बोलती है, जैसा एग्जांपल 3 फॉर्म्स है, 3 फॉर्म में से अगर चलो एक आध नहीं भी है तो दे दो पैसा। प्राइवेट कंपनी क्या बोलती है, 3 फॉर्म चेक करो, 3 फॉर्म भी ओके है, तो ये जो थर्ड फॉर्म में छोटे वर्ड्स में लिखा है टर्म एंड कंडीशन में, इसमें वो फंस जाएगा। इनडायरेक्टली ये कि आपको पैसा नहीं देना। तो ये फर्क है दोनों में। इसके लिए फिर मैंने यही LIC ज्वाइन की है, क्योंकि हमारे इधर ऑफिस में आपको एक लिस्ट भी दी जाती है एवरी मंथ। जैसे हम हमें एक लिस्ट दी जाती है कि ये लोगों का पैसा हमारे पास पड़ा है। जैसे अभी मैं नवी मुंबई में रहता हूँ, कितने लोग जब नवी मुंबई में जॉब करने आए थे, बाहर से आए थे, दूसरे स्टेट से, वो अभी शिफ्ट हो गया, उनका फोन नंबर भी चेंज हो गया, और ये हो रहा है, उनकी मैच्योरिटी पड़ी है। जैसा कोई किसी ने 15 साल की पॉलिसी थी, 10-12 साल भरे, लेकिन और आगे नहीं भर पाया, तो वो सोचता है कि मेरे पैसे चले गए। नहीं, LIC के पास आपका कोई पैसा जाता नहीं है। जब आपका 15 साल पूरा होता है, जितना आपने भरा उसके ऊपर आपको मिलता है, अपना इंटरेस्ट मिलता है, और वो आपको, तो हमें लिस्ट दी जाती है कि ये इनका पता लगाओ, अगर कोई है तो इनको बोलो इनके पैसे पड़े हुए हैं। ये फर्क होता है। तो मैंने इसके लिए फिर इंश्योरेंस का जब लिया, तो मैंने सिर्फ LIC का ही लिया। यही फर्क होता है उनमें। और इवन जो पॉलिसीज बनती है, तो कितने में ऐसा होता है जैसा कि एजेंट्स लोग जो है, या जैसा कंसल्टेंट्स है, उनको इतना कमीशन नहीं होता है, क्योंकि LIC क्या बोलती है, ये कंपनी हमने पब्लिक के लिए बनाई है, ये आप लोग के लिए, एजेंट्स लोग के लिए नहीं है। आपको ये, तो ये फर्क होता है। और नॉर्मली कितने लोग प्रिफर करते हैं प्राइवेट में, क्योंकि उनको प्राइवेट में कमीशन थोड़ा ज्यादा मिलता है। और मैंने जैसे मैंने बताया था, ये कंपनी मैंने स्टार्ट की है ये इसके लिए, जैसा मैंने अभी और एक कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं क्लॉपन इंटरनेशनल, मतलब इटालियन कंपनी में बॉम्बे ऑफिस में था, तो वन ऑफ माय कलीग्स वो एक्सपायर हो गया। तो जब हमने उसके घर पे गए, भाभी को पूछा कि क्या क्या है ऐसा, तो उन्होंने वही बताया कि कुछ 2-3 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, और तो कुछ है नहीं, कंपनी जो देगी। तो ऐसे 3-4 इंसिडेंट ऐसे हो गए ना, कि मतलब हमने देखा कि पैसा नहीं है फैमिली के पास। तो मैंने जो मेरे जो बॉस थे, मिस्टर VK मालू, मतलब ये जिन्होंने आइडिया मोबाइल जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था ग्रासिम ग्रुप में, मिस्टर VK, ही वाज माय डायरेक्ट बॉस। तो उन्होंने मुझे वही बताया। मैंने बोला सर कोई NGO की हेल्प लेके हेल्प, बोलता हरीश इस सब में कॉमन क्या है, जो अर्निंग मेंबर था वो एक्सपायर हो गया और पैसा नहीं है। आप NGO तो टेम्पररी हेल्प करेगी, परमानेंट सोल्यूशन क्या था? तो मैंने मतलब, बोलता देखो मरने के बाद पैसा सिर्फ, मतलब ऐसा होता है कि जिससे मैच्योरिटी, जिंदा तभी मिलता है, लेकिन अगर कुछ हो गया फैमिली का, तो अगर उसका इंश्योरेंस है तो कंपनी से पैसा भी मिल जाता है। तो आप लोगों को अवेयर कीजिए। तब जैसे मैंने बताया ना कि मैंने छोड़ा, तो और मैंने फिर अवेयरनेस स्टार्ट किया कैंपेन्स में। तो दैट्स इट। मतलब यही है कि इंपॉर्टेंट यही है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, वी डोंट डू बिजनेस, वी बिल्ड रिलेशनशिप। अभी जैसा ये सेशन है, ये सेशंस में स्कूल्स में तो मेरा फ्री है, जैसा मैंने कंपनीज में बता फ्री। मैंने बच्चे लोग को मतलब इस सेशंस में इसमें क्यों किया कि अभी से उनको एक हैबिट पड़नी चाहिए कि सेविंग्स का, बोलता है ना कैच दम यंग, एक ये सेइंग, वेरी फेमस सेइंग। तो अभी से उनको एक हैबिट पड़ जाएगी, तो ये बोलता है कि आगे जाके इनको ही काम आएगी। एनी क्वेश्चन? आप पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन गलत था या वो नहीं। जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आपको कैसा पता चलेगा क्वेश्चन गलत था या सही था? सर अब ये इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट फ्रेंडली का कोई है क्या? मतलब कोई कंपनी जो स्टूडेंट फ्रेंडली प्लान्स कोई सजेस्ट कर रहा है क्या? क्योंकि मैंने IDBI का देखा, सारी को देखा, लेकिन उसमें स्टूडेंट फ्रेंडली कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे मेरे पीपीटी में आपने देखा कि मतलब एजुकेशन का भी होता है। अभी जैसे मेरे क्लाइंट में एग्जांपल के साथ में आपको बताता तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। अभी मेरे क्लाइंट से उसको मतलब लास्ट ईयर बेबी हुई, तो उसने एक प्लान लिया बच्चे का। वो 12 ईयर्स तक पैसा भरेगा, सिर्फ 12 साल। 12 साल के बाद जब बच्चा अराउंड 5th या 6th में जाएगा, एग्जाम्पल 6th से लेके उसका शादी तक का खर्चा पूरा हम LIC देगी उसको। उसका इन्वेस्टमेंट क्या है वो हिसाब से उसको प्रोपोर्शनट एवरी ईयर पैसा आते रहेगा। सिर्फ 12 साल वो इन्वेस्ट करेगा, 12 साल के बाद उसको रिटर्न्स आएगा, उसके बच्चे का एजुकेशन का पैसा आएगा, प्लस शादी का। जैसे एग्जांपल आज मेरा जो क्लाइंट है उसको 12 साल के बाद एवरी ईयर अराउंड मतलब 1.5 लाख, 2.25 लाख ऐसा सा धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होएगा एवरी ईयर। और जब उसकी बेटी की शादी होएगी अराउंड उसको 35 लाख रुपीज मिल जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि आपको प्लानिंग आप जैसा करोगे, देखो ये सब कॉन्सेप्ट्स होता है कंपनीज। और जैसा अभी मेरे जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ये हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है कि आप जो पॉलिसीज को मिक्स करें और सामने वाले को जो रिक्वायर्ड है उसको वो हिसाब से दे। ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लगा वो नहीं, अगर सामने वाले को जो जो रिक्वायर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट के जैसा आपने एजुकेशन का बोला, मैंने मेरे इसमें पीपीटी में आपको ये भी दिखाया था कि एजुकेशन का भी हम देते हैं। एजुकेशन का प्लान में वही बताया कि हमारा जो उसका नाम है शिक्षा से शहनाई तक। शिक्षा मीन्स एजुकेशन, शहनाई मीन्स शादी। तो हम वो भी प्लानिंग करके देते हैं वैसे। Am I clear, Indu ma'am? Yes, thank you. Anyone else? कोई और है? Young means what age? Small amounts. Small amounts. 9 years। अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग का जैसे मैंने बताया ना कि अभी उनके नाम पे आप जैसा पोस्ट में भी छोटे छोटे जो RD है, रिकरिंग डिपॉजिट्स, देखो ये सब चीज गारंटीड रहती है रिटर्न्स। इसमें आपको कोई ये नहीं होता कि आपका पैसा डूब जाएगा या कोई भी। इवन अगर जब बैंक में भी आप रखोगे तो बैंक का भी आपको मैक्सिमम 1 लाख तक की गारंटी देता है। अगर कल को बैंक को भी कुछ हो गया तो 1 लाख मैक्सिमम। तो इससे अच्छा है कि देखो जैसे पोस्ट हो गया, ये बच्चों का तो पोस्ट में सबसे बेस्ट है। एवरी मंथ में मेरे पास क्लाइंट्स है उनका ऐसे ही है। जैसे आपने 9 ईयर्स बताया ना, मेरे पास 11 ईयर्स के क्लाइंट है, 12 ईयर्स के, तो उनको मैं वही गाइड देता हूँ। तो एवरी मंथ उनके पेरेंट्स पोस्ट में जाके पैसा डाल देते हैं। तो जैसा 5 ईयर्स का होता है, 6 ईयर्स, जैसे डिपेंड होता है कैसे। तो वो बेस्ट थिंग है, पोस्ट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको जो रिटर्न आएगा उसके ऊपर टैक्स का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सब चीज बहुत ये है, मतलब बेसिक है। और मार्केट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड का जैसा हम लोग अवॉइड करते हैं कि जब ज्यादा पैसा नहीं लगाए। हम नॉर्मली जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं हम ऐसे करते हैं, जैसा अभी कोई क्लाइंट बोलेगा मुझे रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 करोड़ का फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आप मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। वो बोलता है मुझे मंथली तो इतना निकालना है मुझे इसमें, लेकिन मार्केट में भी लगाना है। तो मैंने उसको ऐसे प्लानिंग करके दिया कि 12,000 रुपीज एवरेज उसका 20,000 रुपीज पर ये मंथ का उसका ये। तो मैंने उसमें से ऐसा कि 12,000 रुपीज उसका मंथली ये किया और उसको ये बताया कि रिटायरमेंट पे उसको 1 करोड़ 1.6 करोड़ कुछ मिल जाएगा और बाकी जो उससे पैसा मतलब मार्केट में लगा दो। तो अभी क्या उसका जो गोल है कि 1 करोड़ रिटायरमेंट में, वो तो पूरा होगा ही क्योंकि ये इन्वेस्ट ऐसा किया है। प्लस अगर मार्केट वो टाइम पे डाउन भी हो गया तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो टारगेट पूरा हो गया। प्लस अगर वो टाइम पे मार्केट एकदम अप हुआ तो बोनस हो जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये होती है कि आपका गोल तो आपको अचीव करना ही है कैसे भी करके। और वो तो इसके लिए क्या करते हैं सब लोग क्लाइंट से एवरी 6 मंथ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट में तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन बोलते हैं ना कि लिफ्ट में जाने इसका एक ये था अगर लिफ्ट में कुछ हो गया तो उधर आपको प्रॉब्लम। प्लस आप जैसे आप सीढ़ी से जाओगे, सीढ़ी से चलने से क्या होता है आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, प्लस आपका हेल्थ भी अच्छा होएगा। तो सेम थिंग इन्वेस्टमेंट भी हम स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। एवरी 6 मंथ्स में हम बैठ के रिव्यू करते हैं क्योंकि क्या होता है 6 मंथ्स टू जैसा नॉर्मली 1 ईयर में लोगों का सैलरी भी इंक्रीज होती है
और ये होता है कि जैसा कुछ लोन्स थे वो क्लियर होते हैं, तो हम बैठ के रिव्यू करते हैं कि क्या करना चाहिए आगे। और जब प्लानिंग बनाते हैं हम क्लाइंट का पूरा डिटेल ले लेते हैं। जैसे आपका एक फॉर्म होता है हमारे पास, उसमें पूरा डिटेल होता है, आपका क्या सैलरी है, घर का खर्चा क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है टोटल। फिर उसमें उसके ऊपर हम यहाँ तक ये करते हैं कि अगर हमें लगता है कि नहीं आपका इन्वेस्टमेंट ठीक है, या आपको पॉसिबल नहीं है कि आप और इन्वेस्ट करो, तो हम खुद मना कर देते हैं सामने से। और हम उनको देखते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट इधर इधर यहाँ यहाँ लगाया, हम उनको ये नहीं बोले कि वो इन्वेस्टमेंट रुका के ही कीजिए, हम उस पर स्टडी करेंगे। 90% मेरे क्लाइंट्स को मैंने आज तक जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते थे उनको मैंने बोला जो इन्वेस्ट करे वो अच्छा है, वो कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपका बजट थोड़ा सा और ये होता है तो फिर आप आगे और इन्वेस्टमेंट में आपको बताता हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मतलब रिलेशनशिप बनाना है, तो उनको भी अच्छा लगा कि सामने से, जैसा भी एग्जांपल जूस सेंटर में मैं जूस पी रहा था और कॉल अटेंड कर रहा था, तो जो ओनर था शॉप का मुझे पूछता है, सर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट है? बोला हाँ। सब इंश्योरेंस भी देते हैं? मैं बोला हाँ। बोलता सर मुझे भी एक इंश्योरेंस निकालना है। तो मैंने उसका टोटल डिटेल लिया, उसका रेंट जैसा शॉप का 26,000 था, पूरा डिटेल करके लिया। तो मैंने उसको बोला कि आपके पास सिर्फ 2,000 रुपीज पर मंथ बचता है और आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी ऑलरेडी है, तो आप उसको कंटिन्यू करो और 2,000 इमरजेंसी फंड में आपको काम आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा 6-7 महीने जमा कीजिए, उसको आपका मेडिक्लेम निकाल लीजिए, क्योंकि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आया हॉस्पिटल का सॉरी, तो आपको इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो मैंने उसको मना कर दिया, आप अभी ऑल पॉलिसी मत निकालिए। तो वो इतना खुश हो गया, वो बोलता है सर इधर 4 एजेंट मेरे पीछे पड़े हैं कि आप जो पॉलिसी ली है वो बंद करो, मुझसे लो, मैं अच्छी देता हूँ। मैं बोला नहीं, मैं वैसा नहीं करता, क्योंकि अगर जैसा आप मैं बोल दूं 2-2 हजार का भर दो, आपके पास जो बचता है 6 महीने का अगर कुछ इमरजेंसी आया तो आप पैसा भरना बंद करोगे, और जो आपका 6 महीने का पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया था वो डूब जाएगा, मतलब जैसा इंश्योरेंस में, तो आप फिर मुझे ही ये करोगे। बोलता है नेगेटिव वाइब्स आपके इसमें से निकलेगा कि सर ने पैसा लगा दिया, 6 महीने का डूब गया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट को आप सब बता दो, और सामने से अगर नहीं है तो खुद ही मना कर दो, वैसे होता है। तो बच्चों का जैसा मैंने बताया ना कि आरडी बहुत अच्छा है, रिकरिंग डिपॉजिट। और अगर जैसा मार्केट में भी अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है, जैसा अभी आपने जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी वो इसमें उसका प्लानिंग ऑलरेडी है कि उसका टारगेट पूरा हो रहा है। मार्केट में भी क्या होता है, जैसा आप कोई भी कंपनीज है उसके प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत अच्छी रहती है। उसमें क्या सर, जैसे आप मार्केट में जाते हो, एग्जाम्पल आपने देखा मार्केट में ग्लूकोज बिस्किट लोग ले रहे हैं, मारी बिस्किट ले रहे हैं, ब्रिटानिया, तो ये कंपनी का मतलब जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके प्रोडक्ट्स, तो वो उसमें बहुत अच्छा रहता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट भी स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा आपका जो ऑलरेडी गोल कंप्लीट हो गया उसके बाद। समवन आस्क्ड वन से कुछ चैट बॉक्स में लिखा था बट एक मोहिनी गुप्ता मैम ने लिखा है कि सर बट इंटरेस्ट रेट इज नॉट टू मच ऑन आरडी। मैडम हाँ जी, हाँ मैंने वही बताया कि देखो, एक वो होता है कि आपको रिस्क, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक, मैंने बताया एक आपको एक गोल बनाना पड़ी चाहिए इतना, तो उसमें आरडी में आप डालो थोड़ा सा, प्लस अगर आपको जैसा बोलता है रिटर्न्स के हिसाब से मार्केट में आपको लगाना है, लेकिन हम बच्चों के इसमें प्रेफर नहीं करते रिटर्न्स, आरडी वीडी का। आरडी हम लोग बोलते हैं मतलब मार्केट बिरकेट का इसमें रिटर्न नहीं लगाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक याद दीजिए, जो पॉलिसीज होती है, लोग क्या सोचते हैं कि मैं 10 साल की पॉलिसी निकालूं बस। आज एग्जाम्पल आपकी एज 35 है, आपने 10 साल की निकाली 45 एज, और 45 एज में क्या होता है, वो टाइम को आपको इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत है, प्लस आपका जैसा इन्वेस्टमेंट इतना है, और आपका टर्म अगर ज्यादा लेते हो, तो मतलब आपने जैसे एग्जांपल 20 साल 25 साल का लिया, तो आपका जो प्रीमियम होता है इतना छोटा होता है, और जो आपका रिटर्न होता है इतना ज्यादा होता है। लेकिन आप जैसा कम करते हो ना, तो आपका जो प्रीमियम बढ़ते जाता है और जो रिटर्न आने वाला वो कम होते जाता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो अगर पॉलिसी लो, थोड़ी थोड़ी लॉन्ग टर्म लो, उसमें कैसा होता है कि आपको रिटर्न भी, प्रीमियम आपका कम जाएगा, पैसा कम आएगा, रिटर्न आपको ज्यादा आएगा, प्लस आपका इंश्योरेंस भी है, आपको 3 बेनिफिट है। तो ये होता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट देखना चाहिए कि ये 1 सेकंड, 1 मिनट।
हाँ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी इन्वेस्ट करो, जैसे मैंने बताया ना, वाई रिचर गेटिंग रिचर, वो ये हिसाब से ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कि आपका जो मतलब रिटर्न्स जो आएगा 20-25 साल के बाद, वो आपका रिटर्न ज्यादा आएगा। तो प्रिफर कीजिए कि आप जैसे इन्वेस्ट करते बोलते हैं ना, इन्वेस्ट करके आप भूल जाइए कि आपने कोई इन्वेस्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा ही आएगा वो टाइम पर। और एक ऐसा, व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन आरबीआई गोल्ड? देखो मैंने वही बताया ना कि गोल्ड गोल्ड तो अच्छा ऑप्शन है, उसमें नो डाउट, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कोई टारगेट रखता है कि एग्जांपल गोल्ड गोल्ड का ये लिया उन्होंने, तो उसमें कैसा रहता है कि अभी आपने फर्स्ट ईयर आप जैसा 10,000 का आपने प्लानिंग बनाया कि ईयरली 10,000 का मैं आई टेक गोल्ड, वो रेट बढ़ता है नो डाउट, लेकिन अगर आपने एक साल लिया, नेक्स्ट ईयर आपको अगर कुछ हो गया, तो आपको रिटर्न आपकी फैमिली को क्या मिलेगा? जो आपका वही गोल्ड मिलेगा खाली जो है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस तो सबसे पहले आपको निकालना ही चाहिए, मेडिकल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस दोनों। आपका इंश्योरेंस एग्जांपल आपने निकाला हो, वो 10,000 में आपने जो समझ लो 20 लाख या 25 लाख एग्जांपल जो भी है, आपकी एज के हिसाब से डिपेंड होता है, और आपका टर्म कितने साल का आपने लिया, तो ये है कि आपकी फैमिली को 20 से 25 लाख तो मिल जाएगा। मेरे एक क्लाइंट का ये करता हूँ, उसका 1.5 साल से हम उसको समझा रहे थे कि मतलब ऐसे ऐसे है इन्वेस्ट, तो उसने 1.5 साल के बाद इन्वेस्ट किया, और अराउंड 2015 की बात कर रहा हूं मैं, 15 अक्टूबर में उसने पॉलिसी ली, 25 लाख की पॉलिसी ली, 25 लाख की पॉलिसी ली, और फिर अराउंड मेरे ख्याल से 2017 जैन, मतलब 1-1.5 साल में ही एक्सपायर्ड, अटैक आया और एक्सपायर हो, यंग था 27-28 ही। अभी उसकी फैमिली को क्या मिला? विद इन 15 डेज 25 लाख रुपए एक मिला। सेकंड, जब तक पॉलिसी खत्म नहीं हो, मतलब जैसा 20 साल की उसकी पॉलिसी थी, तो नेक्स्ट 18 साल तक उसको 2.5 लाख रुपया एवरी ईयर मिलेगा। 25 लाख एक ऑलरेडी मिल गया। मतलब ये फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे होती है, जो आपका जो भी आपका कंसल्टेंट है या प्लानर है, वो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बना के देता है ना कि 2.5 लाख रुपया जैसा उसको एवरी ईयर मिलता रहेगा 20 साल 18 साल के लिए, और 18 साल के बाद उसको 65 लाख रुपए जो मिलने वाले थे वो भी मिलेंगे। प्रीमियम भी बंद हो गया, पैसे भी आ गए। तो उसके जो फादर इन लॉ थे, जो अपना मतलब उसके लेडी के डैड, वो हमारे इधर ऑफिस में आया और एकदम रोने लग गया। बोलता है अगर आप लोग हमारे सन इन लॉ को अगर नहीं ये करते, आज मेरी बेटी रोड पे आ जाती, उसकी फैमिली बच्चे के। तो मतलब ये प्लानिंग होता है कि सबसे पहले आपको इंश्योरेंस में तो लगाना ही है, बाकी फिर आप जो है आप वो हिसाब से लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का जैसा मैंने आपको वही बताया कि म्यूचुअल फंड्स आपको कंपनी खुद बोलती है कि डिपेंड्स ऑन मार्केट। आप कल को अगर कुछ ऊपर नीचे, और देखो मार्केट ऐसा है कि कोई भी नहीं बोल सकता है कि मार्केट अप जाएगा, क्योंकि मेरे खुद के नेव्यू 10-12 साल से मार्केट में इन्वेस्ट करते, लेकिन जब डाउन हो गया वो भी टोटल लॉस में गया। तो इसके लिए भले कितने भी कुछ हो, तो आपको टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको एक परमानेंट आपका जो ये जैसा हमने बताया कि आपका जो गोल है, आपको उतना पैसा गारंटीड मिलेगा, वो तो आपको फर्स्ट इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप किधर भी प्ले कर सकते हैं ना, आप मार्केट में लगाना मार्केट में लगाओ, क्योंकि आपको आपका गोल तो पूरा हो ही रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा बोनस है। तो इसके लिए हम लोग म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली हम लोग प्रेफर नहीं करते। हम जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपको प्लानिंग करके देते हैं, आपका गोल पूरा कंप्लीट होता है, जो बचा हुआ पैसा है हम आपको बताते हैं कि ये आपको चाहिए, तो हम आपको ये भी बता देंगे कि म्यूचुअल फंड में कौन सा किसका क्या है, ले लो, लेकिन हम उसकी गारंटी नहीं देते। दैट्स इट। Yeah. Yeah. मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे सेड ना कि देयर इज नो क्राइटेरिया
आपकी जो सैलरी है आप कितना बचा सकते हो उसमें। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपको सबसे पहले तो आपको मेडिक्लेम निकालना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होएगा, उसके बाद सेकंड है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस। वो आपका कितना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, मिनिमम 1000 रुपीज पर मंथ भी होता है। मैंने जैसा बताया ना कि मेरे जो क्लाइंट्स है वो साल का मतलब 20,000 मतलब अराउंड 1600-1700 रुपया पर मंथ भी भरते हैं। और ऐसे क्लाइंट 12 लाख रुपए साल का ही भरते हैं, मतलब 1 लाख रुपीज। तो ऐसा उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप, अगर आप मंथली 1000 रुपीज भी बचा सकते हो, बचाओ। क्योंकि स्टार्ट है, देखो बोलता है ना, कोई भी चीज स्टार्ट करने में थोड़ा बोलता है ये दुख होता है कि पैसा, और इंडिया में ऐसा होता है कि लोग पहला खर्चा करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं। जो बचेगा उसमें सोचते हैं कि इन्वेस्ट करूं कि नहीं। बाकी दूसरी कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, जैसा मैं एग्जांपल, मैं जो कंपनी में था वहां के लोगों की थिंकिंग क्या थी, अगर वो 100 रुपए एग्जांपल इंडियन करेंसी बता, 100 रुपए कमा रहे हैं मंथली, तो वो 40 रुपीज सेव कर देंगे रिटायरमेंट के लिए। 40 रुपीज, 20 रुपीज अभी के जो घूमना फिरना एंजॉय करना उसके लिए रखेंगे, बाकी 40 रुपीज के अंदर घर का खर्चा चलाएंगे। तो जब हम भी ये मेंटालिटी रखेंगे कि हमें, जैसे मैंने बताया ना कि हम 4 रोटी अभी आज खा रहे हैं, तो उसमें से 1 रोटी बचा के रखो, क्योंकि ये रोटी आगे जाके हमको 1 रोटी 4 रोटी करके, तो हमें वो सोच, जैसे मैंने आपको टिप्स भी दिए कि कहाँ कहाँ आप पैसा बचा सकते हो। क्या आप जैसा मैंने मोबाइल का बताया, जैसा इवन गाड़ी, मतलब कोई भी आप जिधर इन्वेस्ट कर सको, या जैसा कोई मॉल में सेल लगा, आप अपने हाथ पे 20 सेकंड का फॉर्मूला आप आज से ही फॉलो कीजिए। 20 सेकंड का फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल है। ये मैं बताया ना, जैसे 2012 से मैंने ये किया, तब से लोगों को मैं बताता हूँ, और लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं कि सर ये आपने तो एक रामबाण दे दिया हमारे हाथ में। क्योंकि कभी भी हम लोग जैसा सोचते थे, अभी कुछ लोग क्या सोचते हैं, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल 20,000 का कुछ ले रहा हूँ, तो मैं वो चीज हाथ में पकड़ूंगा, 20,000 में इधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या 20,000 में मैं और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या मेरे लिए, या घर के लिए, या फैमिली के लिए। तो उसमें काफी टाइम ऐसे लोगों को होता है कि हाँ, वो चीज उधर छोड़ देते हैं। तो ये आपको भी, सबको ये करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी नहीं है, जैसा मैंने बताया भी है, आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करो आप, भले 1,000 रुपया महीने का, 1000 रुपीज भी इनफ है। पैसा ऐसा कोई, देखो आप कुछ तो इन्वेस्ट करोगे स्टार्ट में, तो रिटर्न तो कुछ तो आएगा। कुछ नहीं करने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सामने वाले ने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, यार मेरे पास इतना नहीं, नहीं, 5,000 का आप 1,000 करो ना। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको स्टार्ट, जैसे मुझे हैबिट एज 11 से हुई थी। डैड ने मेरी फर्स्ट पॉलिसी निकाली थी, 11 एज थी मेरी। और जैसे मैंने 16-17 से मैंने मेरा एजुकेशन के साथ में मैंने जैसा जॉब भी ज्वाइन कर लिया था, मतलब पार्ट टाइम करता था। वैसे पैसे की जरूरत नहीं थी, डैड वेल टू डू फैमिली है हमारे, डैड कंपनी के मैनेज, लेकिन एक हैबिट। तो 11, अभी जैसे मेरे मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जॉब करते हैं, उनको भी मैंने वो हैबिट डाली। तो जैसा अभी स्टार्टिंग में सैलरी उसकी मिली, तो एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंक्रीज हुई, फिर एक तो स्टार्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया ना, तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। हाँ, मैं आपको स्लाइड भी भेज दूंगा जो मैंने बताई थी ना अभी। उसमें फर्स्ट है इंश्योरेंस लिखा है उसमें, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 1, सेकेंड लाइफ, उसके बाद एक इमरजेंसी फंड होता है। 10-20 हजार रुपए एक अपने एक अकाउंट में रखो, उसको हाथ नहीं लगाओ कभी भी, इमरजेंसी में जरूरत है। उसके बाद आपने जो गाड़ी बीड़ी कुछ भी लोन पे लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चीज का कम है, हाउसिंग का तो सबसे कम है, और जिसका ज्यादा है, गाड़ियों का ज्यादा आता है, तो आप पहले जो ज्यादा है वो क्लियर करो। उसके बाद एक, जैसा मैंने 1 ईयर का एक बताया था कि 1 ईयर इमरजेंसी फंड, आपको जो आपका घर का खर्चा है वो तो टाइम लगता है। 1 ईयर जो इमरजेंसी फंड इतनी जल्दी नहीं बनता है, वो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पास एक अमाउंट हो जाएगा कि कल को आप अगर किसी जॉब चली गई तो 1 ईयर का बैकअप है आपके पास, वो है। फिर बच्चों का एजुकेशन का, फ्यूचर का प्लानिंग, उसके बाद आपका रिटायरमेंट का, उसके बाद घर का जो लोन है
वो क्लियर करना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, वो स्लाइड में आपको भेज दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। सो ये एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल हुआ ये, वो जो मैंने स्लाइड्स बनाया वो वाला। तो लोग आज भी मतलब उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कोविड सिचुएशन में लोग घर में बैठे वो बहुत खुश है कि सर हमारी सैलरी हाफ हो गई, लेकिन हमारे पास 1 ईयर का बैकअप फंड है। हाफ सैलरी और प्लस बैकअप फंड के साथ में 2 साल का तो खर्चा आराम से निकल जाएगा। ऐसे होता है। दैट्स हाँ हाँ हाँ। जैसे इसका मैं नॉर्मली प्रिफर करता हूँ लोगों को इंश्योरेंस में। रीजन उसके लिए है कि इंश्योरेंस में आपको 3 टाइप के, जैसा मैंने बताया ना, फायदा। अभी जैसा मेरा एक क्लाइंट है, ही इज अराउंड 42-43 थी जब उसने स्टार्ट किया। तो उसके पास जैसा वो नॉर्मली उसका एवरी मंथ का जो 12,000 का वो तो भर ही रहा था, प्लस कभी कभी उसका पास एक लमसम अमाउंट आ जाता था, जैसा 35,000 आ जाता है। तो वो मुझे फोन करता है, सर ऐसा ऐसा 35,000 मुझे इन्वेस्ट करना है। तो मैं उसके जैसा बोलता है रिटायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता, तो जो 35,000 है उसके रिटायरमेंट पे उसको 1 लाख करके मिल जाएगा। तो ऐसे जब भी मतलब जैसा साल में 4-5 बार ये करता है, तो 4-5 बार तो उसका ये होता है कि एवरी ईयर उसका 4 से 5 लाख रुपए का एक रिटायरमेंट का फंड तैयार हो जाता है। तो वो एक वैसे ये होता है। प्लस जैसा और तो मतलब मार्केट का तो गारंटी नहीं बोल सकते कि आपने मार्केट में लगा दिया लेकिन उसका रिटर्न का कोई गारंटी नहीं रहता है। तो नॉर्मली या तो जैसा आप मैंने यही बताया कि इंश्योरेंस में 3 वेज फायदा है। प्लस जैसा मैंने वही बताया कि या तो आप जैसा आप ये मत देखिए पोस्ट में आपका पैसा रिटर्न मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन ये है कि आपको गारंटी तो मिलेगा। बैंक में क्या गारंटी, आपने एफडी डाल दिया, कल को बैंक बंद हो गया तो आपको कोई गारंटी है उसकी? और आजकल तो वैसे भी बहुत सारे जा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपका बैंक का भी कुछ होता तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक की गारंटी देता है। आपने 50 लाख रखा या 50 करोड़, कोई गारंटी नहीं है। कम से कम आपका ये रहता है कि देखो, मैं वही बताया ना कि आपका जो स्टार्टिंग के जो इन्वेस्टमेंट है सेविंग्स, वो आपको ऐसी जगह रखनी चाहिए कि रिटर्न्स आपको कंफर्म है। उसके बाद यू कैन प्ले एनीवेयर। तो आपका जो गोल्स है स्टार्टिंग में आप उसमें इन्वेस्ट करो, भले रिटर्न्स देखो। रिटर्न्स का ज्यादा का ये कौन देखता है? अब ये बड़े मार्केट में कौन पैसा लगाता है? ये बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है, उनको पता है कि अगर चले भी गया तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और जो छोटे लोग बड़े लोगों को देख के लगा लेते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन हो जाता है तो पता नहीं कितने लोग क्या क्या स्टेप उठा लेते हैं। तो हमें वो स्टेज पे नहीं पहुंचना है। हमें वो स्टेज पे रहना कि हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, छोटा है लेकिन एक जगह पे सेफ है, हमें इमरजेंसी में उतना तो काम आएगा। वैसे होता है। Same mutual fund, you can even see that even SBI says mutual fund depends on market risk. So म्यूचुअल फंड चाहे आप किधर भी ये करो, जैसा मैंने बताया ना, लेकिन अगर जैसा मैंने सेफ साइड रखना है तो आप उसके प्रोडक्ट्स देखो। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना, उसके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका अच्छा सेल हो रहा है। आप एग्जांपल जैसे डीमार्ट में जाते हैं, डीमार्ट में आपको पता है लोग क्या ज्यादा लेते हैं, शेल्स कौन से खाली होते हैं। आप उधर जैसा डीमार्ट के कोई मैनेजर या जिससे बात कर सकते हैं, आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा जाता है। ये चीज देखो, आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या होता है, जैसा जो एडवाइजर होता है, एग्जांपल जो म्यूचुअल फंड वाला होता है, वो क्या देखता है कि मेरा फायदा किसमें है। तो आपको मार्केट में किधर भी इन्वेस्ट का आपको भी स्टडी करना चाहिए कि आप प्रोडक्ट बेस कहीं कहीं भी जाइए, आप खाली ये ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या निकल रहा है। और प्रोडक्ट बेस जो रहता है वो बेस्ट कंपनीज रहती है, जैसा ब्रिटानिया हो गया। आपको पता है ये कि ये फॉर्म है। अभी जैसा इवन रिलायंस, लोग रिलायंस जैसा वो अनिल अंबानी वाला, उसको देख के जा रहे थे लेकिन वो भी डाउन हो गया। तो मार्केट स्टडी नहीं किया लोगों ने। कितने लोगों ने पहले से स्टडी करके पहले से पीछे हट गए थे। इवन जैसा अनिल अंबानी, वो तो चलो
इनका मार्केट गिमिक है, ये उसने रेट एकदम डाउन कर दिया, दूसरे भाई ने वो पूरा सस्ते में ले लिया, रेट बढ़ा दिया, दोनों का फायदा हो गया अपना। सो ये क्या होता है, बड़े बड़े लोग अपना फायदा देखते हैं, वो हम जैसे मिडिल क्लास लोग या इनका को किसी को ये नहीं होता, तो वो हमें खुद स्टडी करना पड़ेगा सब। जैसे वही मैंने बताया कि फर्स्ट आपको सेफ साइड रहना चाहिए, आपका एक इन्वेस्टमेंट है, आपका उतना ही है तो उसको सेफ जगह लगाओ। जब जैसे आपका एक्स्ट्रा आता है तो आप नेक्स्ट स्टेप आप मार्केट में रिस्क ले सकते हो। डैनी हार्दिक, या अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। आपकी मंथली एग्जाम, किसी की इनकम 25,000 है, मैं उसको बोलूँ कि 30% इन्वेस्ट करे तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी की इनकम 1 लाख है, वो 30% कर सकता है। तो हर इनकम के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका, जैसा मैं फॉर्मूला मैंने दिया था, लेकिन वो लो इनकम में आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। जैसे वो लोग यूज करते हैं 40% सेविंग, 20% अभी के लिए एंजॉयमेंट के लिए, 40% घर। वैसे नहीं, आपको जैसे मैंने अभी आपको कुछ टिप्स दिए, प्लस आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो घर का खर्चा है, आप किधर क्या क्या बचा सकते हो। हर बंदे का एवरेज, जैसा मैं बताया ना, आज मैं सोसाइटी, कोई सोसाइटी में रहता हूँ, आज एग्जांपल मैं 1 लाख रुपीस पर मंथ ये है, लेकिन मुझे सोसाइटी का पैसा भी भरना है, ये भरना है, वो भरना है। तो और एक कोई सिंपल सोसाइटी में रहता है, उसका जो सोसाइटी का खर्चा भी कम है। तो हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका खर्चा क्या क्या है। पहले बेसिक खर्चा आपको अपना देखना पड़ेगा और उसमें क्या सेव कर सकते हैं वो, और उसके बाद आपको फिर उसमें से आप जितना बचा सकते हो मैक्सिमम उतना बचा के ये कर लीजिए। और आप यू कैन, हार्दिक, यू कैन शेयर माय नंबर विद देम आल्सो, इन केस अगर किसी को, दे कैन सेंड मी व्हाट्सएप, tell them to send me on WhatsApp, because unknown number normally I don't take it, because it's from always, सर आपका लोन पास हो गया है, आपका ये मैंने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था फिर भी पास हो गया, इट इज दैट वे। So I don't attend unknown numbers. So you can just tell them if they have any queries, they can just yeah, even you have my number. Even if you want, I'll put that on the. Yeah, no, I'll send you there my this on WhatsApp. You can share that with them. I'll share that on WhatsApp card. You can do that. And my colleague has already put my mobile number also, so they can contact on this number. This is WhatsApp number, and they can they tell them to just message me first, because if they normally after my sessions I get so many blank calls कि मुझे, I mean not blank calls, missed calls, when I contact them, आधे से ज़्यादा तो बैंक्स का ही होता है कि सर ये लोन लीजिए वो। So it normally I don't prefer calling back. अगर if I have saved the number, they can WhatsApp me, so I can read and according to I can reply. Thank you for calling us and having faith in us. So, yeah, that's what I'm doing. So can you help me how because I have never been a host. My colleague is always a host. I am always a co-host. So how can I make you now?
Oh, okay. Oh, done. Got it. I done once before. I forgot it. Now you are the host. Yeah, sure. I'll be there. And in case my colleague, as I said, Danish Kanakraj, he is a 5 times TEDx speaker, and he does sessions across India, offline sessions also, plus online session he does throughout the globe, you can say. He has also been interviewed by Alatra TV, North America, and so in case it's possible you can keep his session also for your schools. Mostly he does sessions for schools only. So if you want, I can forward his profile to you, so you can go through that and you can keep that also. Okay. Yeah. So let's wind up then. And thank you for having faith in us and calling us. Okay. Chalo. Bye, everybody. Thank you for being a good. Thank you, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Bye. Hardik ji, I would like to connect with you. I'll call you after the session. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Chalo. Bye. Have a nice day.